जाओ बेटा माशा, इन्हें वापस छोड़कर आ जाओ। तभी माशा ने कहा अम्मी थोड़ी देर तो रहने दीजिए इन्हें यहीं पर, जिद नहीं करते बेटा माशा। इतना कहा खातून ने और मेरे नजदीक वो भी पहुंच गई। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शाजिल है ना नाम तुम्हारा? मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगी बहुत प्यारे हो बेटा तुम। खातून ने ये कहा और अपने लिबास का एक हिस्सा मेरे ऊपर डाल दिया और एक लम्हे के लिए मुझे अपने करीब लिपटा कर मुझे प्यार भी किया। एक लम्हा बस, अचानक जैसे उस वक्त मेरा जहन सो सा गया। लेकिन वो चादर या कपड़ा जब मेरे चेहरे से हटा तो बहुत कुछ मेरे सामने अब नाकाबिले यकीन मंजर था। अब मैं वहाँ पर माशा घर नहीं बल्कि उस बाग में उस दरख्त के नीचे खड़ा था जहाँ पर माशा मुझे मिली थी। अब फटी फटी आंखों से मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर ना माशा थी, ना ही उसकी वो दुनिया, ना ही उसकी वो हवेली, ना ही वो बाग और ना ही उसके वालिद वालिदा। और उसके बाद मैंने दरख्त के तने को घूंसे से पीट पीट कर देखा, बहुत पीटा, लेकिन मेरे हाथ में ही चोट लग गई। लेकिन ये सब आखिर क्या था? क्या मैंने जागती आंखों से कोई ख्वाब देखा था? नहीं नहीं, वो ख्वाब तो हो ही नहीं सकता। इतना लंबा ख्वाब और इतना हकीकत वाला ख्वाब कैसे देख सकता हूँ मैं? ये ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। वो सब कुछ था जो मैं सोच सकता था। ये क्या अजीब सी वहशत मेरे ऊपर सवार हो गई थी। उसके बाद मैं दरख्तों के दरमियान बहुत देर तक भागता रहा, मगर मैं वो रास्ता तलाश ना कर सका जिससे गुजरकर मैं माशा के साथ उसकी दुनिया में जा पहुंचा था। और वो मंजरात मेरी आंखों में घूम रहे थे जो मैंने माशा के साथ वहां पर देखे थे। कोई बात जो मुझे समझ में आ रही हो ऐसी थी ही नहीं। दिल चाहता था कि जोर जोर से चिल्लाऊं, चीखें निकालूं, जोर जोर से चीख चीख कर सबको बताऊं। अपने हलक से मैं उन लोगों को पुकारूं, माली बाबा को अपने पास बुलाऊं और उन्हें भी सारी दास्तान सुनाऊं कि किस तरह एक लड़की के साथ मैं अलग दुनिया में पहुंच गया था। दिल तो बहुत कुछ बेशक चाह रहा था, लेकिन मैं कर कुछ भी नहीं पा रहा था क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था। मैं हैरान हैरान खोया खोया सा वापस चल पड़ा। तबीयत मेरी निढाल से थी। बिस्तर पर लेट कर ना जाने कितनी देर मैंने यही सोचा और यही सोचता रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये सब क्या था। ये तो नामुमकिन था जो अब मुमकिन हो गया था। ये सब आखिर कैसे हुआ? लेकिन इसका जवाब तो मुझे बहुत अरसे तक ना मिल सका। काफी दिनों तक मैं दोस्तों के साथ घूमा नहीं, दोस्तों के साथ आंख मिचौली भी नहीं खेला था। न जाने जहन पर क्या बुरा असर पड़ा था कि मैं अकेला वहाँ जाता, उस दरख्त के पास जाता और वापस मायूस होकर उस दरख्त से आ जाया करता था। बाज़ औक़ात दोस्तों किसी को भूलना भी कितना मुश्किल काम हो जाता है, ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। लेकिन फिर 10-12 दिन के बाद माशा मेरे जहन में मध्यम सी पड़ गई। अब धीरे धीरे उसकी यादें मेरे दिल से दिमाग से निकलने लगी। लेकिन उससे मिलने के बाद और ये सब वाक़यात होने के बाद मेरे अंदर एक तब्दीली जरूर आ गई थी। मेरा दिल अब शरारतों से उचाट हो गया था। वही दोस्त थे, वही बाग था और वही रातें भी थी। लेकिन ना तो अब माली बाबा को परेशान करने को दिल चाहता था और ना ही मौलवी चाचा से नई शरारतें सीखने को दिल चाहता था। ये कह लीजिए कि मैं बचपन में ही इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि मेरा सब चीजों से दिल उचाट हो चुका था। कोई शरारत नहीं, कोई मस्ती नहीं, ना ही दोस्तों के साथ खेलना। बस मेरे अंदर ये तब्दीली वो माशा ही लेकर आई थी। चांद की कई 14वीं रातों को मैं उस दरख्त के पास जाकर खड़ा भी होता था और माशा का इंतजार करता था, लेकिन माशा उसके बाद फिर ना आई। मैंने वहां पर जाना उसके बाद तर्क कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया और मैं माशा को भूलने की कोशिश करने लगा और भूल भी गया था। मगर चांद की 14वीं को दिल में जो बेचैनी पैदा होती उसे मैं बात तक किसी तरह दूर नहीं कर पाया था। आज भी चांद की 14वीं ही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर फैली हुई चांदनी को देख रहा था कि दूर फैले कीमों के दरख्त के पास मुझे एक रोशनी सी नजर आई। वहां पर कोई मौजूद था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो है कौन। वही तजस्सुस। लेकिन फितरत तो नहीं बदल जाती ना, इंसान बदल जाए। बाहर निकला मैं और फिर उसी जगह पहुंच गया जहां वो थी। मैंने गौर से देखा तो वो माशा ही थी। मैं बेइख्तियार उसकी तरफ लपक गया। मैंने उसे जाकर पुकार दिया, माशा, और उसने उदास नजरों से मुझे देखा। तुम शायद मुझसे नाराज होगे शाजिल। मैंने कहा बहुत ज्यादा, और अब तो मैं तुम्हें भूल भी चुका हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराजगी भी नहीं जताऊंगा। मैंने अब उस बाग में जाना भी छोड़ दिया है। तुम्हारे दोस्त भी वहाँ नहीं जाते क्या शाजिल? मैंने कहा कोई नहीं जाता, ना मैं जाता हूँ ना मेरे दोस्त जाते हैं। तो वो कहने लगी क्यों नहीं जाते? तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं जाते तुम्हारे बगैर? मैंने उसे कह दिया कि मैं नहीं जाता तो वो भी नहीं जाते। शाजिल मेरी बात को समझो, मेरे अब्बू मुझे आने नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम लोग अच्छे नहीं होते। तो मैंने उससे पूछा तुम लोग से मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कोई अलग दुनिया से आई हो क्या? तो वो कहने लगी हाँ, मतलब ये कि तुम लोग यानी इंसान लोग अच्छे नहीं होते। शाजिल तुम भी तो एक इंसान हो ना, इसलिए मेरे अब्बू ने मना किया। तो मैंने उससे कहा तो क्या तुम एक जानवर हो जो मुझे इंसान कह रही हो? तुम भी तो वही हो जो मैं हूँ। मैंने उससे हंसते हुए कहा था नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था शाजिल, लेकिन मेरे अब्बू सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इंसान अच्छे नहीं होते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज, मतलब परस्त और फरेबी होते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान एक दूसरे को अपने मतलब के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए इनसे मिलना भी नहीं चाहिए, ना ही इनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। तो मैंने उससे कहा तो माशा तुम फिर मुझसे क्यों मिलने आई हो? तुम्हारे वालिद ने जब मना किया है इंसानों से मिलने का तो मैं भी इंसान हूँ, तुम मुझसे मिलने आखिर क्यों आई हो?
तो वो कहने लगी, शाजिल मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हें एक बात बताने आई हूँ तुम्हारे पास। तो मैंने कहा बताओ क्या बात बताना है तुम्हें। शाजिल मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, तुम फिक्र मत करो। बाबा अगर मुझे नहीं आने देंगे तो भी मैं तुम्हारे पास छुपकर मिलने आऊंगी, लेकिन आऊंगी जरूर। 14वीं के चांद जिस दिन निकले, 14वीं की रात को तुम हमेशा खुली जगह रहा करो ताकि मुझे तुम्हें देखने में या तुम्हें बुलाने में दिक्कत ना हो। तभी मैंने उससे कहा, तुम्हारे अब्बू बहुत बुरे हैं माशा, वो तुम्हें बहकाते हैं, बरगलाते हैं, बताओ जरा मैंने क्या बुरा किया है। तो माशा मुझसे कहने लगी, हाँ अब्बू बुरे तो हैं, लेकिन उन्होंने मुझे रोका तो मैं कैसे आ सकती हूँ। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ शाजिल, मुझसे गलती हो गई। मैंने पूछा, कौन सी गलती हो गई तुमसे माशा, और तुम माफी क्यों मांग रही हो। तो वो कहने लगी, मुझे तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहिए था, सब वहीं से शुरू हुआ है ये। अगर मैं तुम्हें घर न ले आती तो वालिद वालिदा को तुम्हारे बारे में मालूम न पड़ता। खामोशी से मैं बाग में तुमसे मिलने आती रहती और खामोशी से तुमसे मिलती तो अच्छा होता। खामखा मैं तुम्हें अपने बस्ती में ले गई, अपनी दुनिया में ले गई, और ये सब बखेड़ा खड़ा हो गया। खैर ये सब छोड़ो शाजिल, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो। तो मैंने कहा, हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम वादा खिलाफ हो। मैं बहुत बार तुम्हारी वजह से बाग में गया, उदास खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन तुम नहीं आई। अब भी नाराज हो क्या शाजिल मुझसे। मैंने कहा, पता नहीं, मेरे बताने के बावजूद भी तुम मुझसे नाराज हो शाजिल। मैंने कहा, फिर नहीं, मुझे नहीं मालूम, और फायदा भी क्या तुम्हें जान करके मैं तुमसे नाराज हूँ या ना हूँ। तुम आज जाओगी, उसके बाद महीनों बाद आकर फिर यही बात कहोगी, फिर तुम्हारे अब्बू तुम्हें मेरे पास नहीं आने देंगे और मैं तुम्हें याद करके यहीं पर उदास बैठा रहूंगा। कोई फायदा नहीं है माशा तुमसे दोस्ती का, कोई फायदा नहीं। वो उदास आंखों से मुझे देखती रही और फिर अचानक माशा बोली, ठीक है तुम नाराज हो, तुम्हारी सारी बातें सर आंखों पर है शाजिल, लेकिन हर 14वीं की चांदनी रात को तुम खुली जगह पर जरूर आ जाना। फिर वो वहाँ से वापस मुड़ी और उस दरख्त के पीछे चली गई। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी वापस आएगी, शायद उस पेड़ के पीछे खड़ी होकर वो उदासी से रो रही हो, मुझे यही लग रहा था। लेकिन जब उसे गए बहुत देर हो गई और वापस माशा रिटर्न ही ना आई, मेरे पास ना आई, तो मैं हैरान हो गया। हैरान सा मैं आगे बढ़ा और उसी दरख्त के पीछे गया जिस तरफ माशा गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ जाकर देखा तो मैं सकते में आ गया। मैं हैरान रह गया क्योंकि वहाँ पर माशा क्या, कुछ भी वजूद मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं था उस दरख्त के पीछे। माशा का तो कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद मैंने हर दरख्त के पीछे देखा, पूरा का पूरा बाग छान मारा, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैं भी वापस आ गया, लेकिन एक बार फिर मेरे लिए अब उलझन सी बन गई थी। मुझे एहसास हुआ तभी कि मैं उसे भूला नहीं था, बस बचपन ज्यादा गहराइयों का हामिल नहीं होता है, इतनी सी ही बात थी। पूरा 1 महीना इंतजार किया मैंने और रोज माशा को याद करता रहा, रोज उसके बारे में सोचता रहा। और 14वीं की रात जब आई और 14वीं की रात मैंने जिस कर्ब के आलम में गुजारी, शायद ही कोई रात इतने कर्ब से मेरी गुजरी होगी। न जाने कहां कहां मैं उसकी याद में मारा मारा फिरता रहा। फिर चांद डूबने पर मैं वापस आया और मायूसी के साथ फिर से सो गया। दूसरे दिन मैं शदीद बुखार में मुब्तला हो गया, शायद सर्दी से मुझे बुखार आ गया था। 8 दिन तक मेरी तबीयत नासाज रही और मैं बुखार में मुब्तला रहा। वालिद साहब का मैं बहुत चाहता था, इसीलिए सारा का सारा घर ही परेशानी में आ चुका था मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। उस दिन भी मैं आंखें बंद किए हुए लेटा ही था कि वालिद साहब अचानक कमरे में दाखिल हो गए और उनके साथ मेरे मौलवी चाचा भी उनके साथ ही थे। क्योंकि बुखार की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी थी, तो उनकी आंखें भर आई और वो कहने लगे, बुखार की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो तुम बेटा, खुदा जाने अब क्या हो गया है, अब तो तुमने शरारतें भी छोड़ दी है बेटा। मौलवी चाचा कहने लगे, कई महीनों से यही कैफियत है, कोई मशवरा तो दे, क्या करूं। मेरे वालिद साहब अचानक बोले। वो परेशान थे और परेशानी से बोले जा रहे थे। आप पसंद करें तो मेरे साथ पेशावर चलें, मौलवी बगीर साहब से मिलने के लिए, और शादिल को भी साथ ले चलें। मौलवी बशीर अहमद कौन है? तो मौलवी चाचा बोले, बुजुर्ग हैं और बहुत नेक और दीनदार आदमी है वो, अल्लाह के कलाम से लोगों की मुश्किलों का वो मुदावा करते हैं। और फिर हम मौलवी साहब के बुजुर्ग से मिलने चल पड़े। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।